हम इनोसुके को देखते हैं जो कि उस फादर डीमन से छुपते छुपते एक पेड़ के पीछे आकर छुप जाता है, पर तभी वो डीमन उस पेड़ को उठाकर दूर फेंक देता है। इनोसुके उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ को पेनिट्रेट नहीं कर पाती और उसकी तलवार बीच में ही अटक जाती है। पर इनोसुके अपनी दूसरी स्वॉर्ड का यूज करता है और अपनी दूसरी स्वॉर्ड को उस पहली वाली स्वॉर्ड के ऊपर मारता है और वो पहली स्वॉर्ड उस डीमन के हाथ को काट देती है और डीमन का हाथ कट जाता है और वो डीमन इनोसुके से बचते हुए वहां से भागने लगता है और उसका पीछा करते करते इनोसुके बहुत ज्यादा थक जाता है और इनोसुके अपनी ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करता है और उस डीमन की एक्चुअल लोकेशन का पता लगा लेता है। इनोसुके देखता है कि वो डीमन उसके पास वाले पेड़ पर जाकर बैठा हुआ है और डर से थर थर कांप रहा होता है और तभी वो देखता है कि उस डीमन की स्किन पिघलने लग जाती है और अब ये डीमन पहले से भी ज्यादा भयानक और बहुत ज्यादा लंबा लग रहा था और उसे देखकर ही इनोसुके हार मान लेता है। पर तभी उसे तांजीरो की एक बात याद आती है। तांजीरो से बोलता है कि प्रॉमिस करो कि तुम मरोगे नहीं और इनोसुके अपनी तलवार को कसकर पकड़ लेता है और बोलता है मैं हार नहीं मानूंगा, इतनी जल्दी तो मैं हार नहीं मानने वाला। और इस पर हमला करते करते इनोसुके की दोनों तलवारें टूट जाती है और इसके बाद वो डीमन इनोसुके को हवा में उठाकर उसका गला दबाना शुरू कर देता है और तभी इनोसुके को एक लेडी का फेस याद आता है। जब वो एक छोटा बच्चा होता है तो एक लेडी उसे बोलती है मुझे माफ कर देना, शायद तुम इससे जिंदा बच सकते हो और इसे खाई से नीचे फेंक देती है और इनोसुके सोचता है कि ये लेडी कौन है और ये डीमन और भी ज्यादा जोर से इनोसुके का गला दबाने लग जाता है। पर तभी ग्यू वहाँ पर आ जाता है और इस डीमन का हाथ काट देता है और दूसरी तरफ तांजीरो रुई से फाइट कर रहा होता है और तांजीरो की स्वॉर्ड रुई के जाल से टूट जाती है और इस तरफ इनोसुके देखता है कि इस ग्यू ने बहुत आसानी से इस डीमन को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और ये मन ही मन ग्यू की तारीफ करने लगता है। अरे वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी वो ग्यू पर चिल्लाकर बोलता है अबे ओ तूने अभी 12 कुजुकीस में से एक डीमन को मारा है, चला जा मेरे से फाइट कर, अब तुझे हरा के मैं तेरी जगह पर आ जाऊंगा। पर ग्यू उसे बोलता है अच्छा मेरे पास उससे भी बढ़िया आइडिया है, जाकर ट्रेनिंग कर ले पहले अपनी। ये सुनकर इनोसुके को गुस्सा आ जाता है और ग्यू एक रस्सी निकालता है और उसे बोलता है अबे ढक्कन ये 12 कुजुकी डीमन नहीं था, तुझे इतना भी नहीं मालूम। इनोसुके ग्यू पर चिल्लाने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तांजीरो ने मुझे बोला था ये 12 कुजुकीस में से एक डीमन है। और ग्यू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे एक पेड़ से बांध देता है और वहां से जाने लगता है और ग्यू बोलता है रेस्ट कर ले भाई थोड़ा, तू लड़ने की हालत में नहीं है अभी किसी से। और इस तरफ हम देखते हैं कि जेनित्सु बेहोश पड़ा होता है और शिनोबु उसके पास आती है और उसे हेलो बोलती है। जेनित्सु से बताता है कि उसके ट्रेनर की वजह से उसने अभी तक हार नहीं मानी। शिनोबु एक बॉक्स निकालती है जिसमें जहर का एंटीडोट होता है और वो देखती है कि जेनित्सु ने धीरे धीरे सांसें लेकर अभी तक खुद को बचा रखा है। इसके बाद शिनोबु जेनित्सु को वो एंटीडोट लगा देती है और इस तरफ ये तांजीरो अपनी टूटी हुई तलवार को लेकर रुई के सामने खड़ा हो जाता है और सोचता है क्या इसकी बॉडी भी इसके जालों की तरह स्ट्रॉन्ग है, लगता है मैं इसे अपनी तलवार से नहीं काट पाऊंगा। और रुई तांजीरो पर अपने जालों से हमला करता है। तांजीरो उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन तांजीरो रुई के करीब तक नहीं जा पाता और उसके जाल लगातार तांजीरो पर हमला कर रहे होते हैं। इसके बाद रुई तांजीरो पर अपने दोनों के दोनों हाथों से अपने जाल का एक हमला करता है। ये देखकर तांजीरो को लगता है भाई अब नहीं बचने वाला मैं। पर तभी नेजुको उस बॉक्स से बाहर आती है और तांजीरो के सामने खड़ी हो जाती है जिससे कि नेजुको बहुत ज्यादा घायल हो जाती है, लेकिन तांजीरो की जान बच जाती है और उस डीमन की बहन भी पेड़ के पीछे खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी और ये नेजुको के बारे में सोचने लगता है। रुई ये देखकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और सोचता है मुझे बिल्कुल ऐसी ही एक बहन की जरूरत थी। और ये देखकर कि ये नेजुको तांजीरो को बचाने के लिए कितना कुछ करती है और इसकी खुद की बहन इसे बचाने के लिए कुछ नहीं करती, गुस्से में आकर अपनी बहन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसकी गर्दन दूर जाकर गिरती है। रुई की बहन रुई से एक आखिरी मौका मांगती है पर रुई उसे बोलता है ठीक है अगर तुम उस पहाड़ पर मौजूद सभी इंसानों को मार दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और अब रुई तांजीरो से बात करता है और उसे बोलता है कि उसे अकेले में कुछ बात करनी है उससे। तांजीरो को उस पर शक होता है कि अब ये से इतनी प्यार से कैसे बात कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। रुई तांजीरो से कहता है तांजीरो मैंने तुम्हारी किस्मत लिख ली है और अब तुम्हें मरना होगा, पर हाँ मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ अगर तुम अपनी बहन को मेरे हवाले कर दो। पर तांजीरो उसे साफ साफ मना कर देता है, नेजुको कोई चीज नहीं है समझे तुम, मैं तुम्हें इसे कभी नहीं दूंगा। और ये बात सुनकर रुई हंसने लग जाता है और बोलता है तांजीरो क्या तुम 12 कुजुकीस में से एक डीमन को मार पाओगे, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे हरा दोगे। और ये लड़का अपनी दूसरी आंख दिखाता है तांजीरो को और इसके ऊपर नंबर 5 लिखा होता है, मतलब कि ये 5th नंबर का कुजुकी डीमन है उन 12 डीमंस में से। और तांजीरो ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि तांजीरो को इस वक्त उन 12 डीमंस में से एक डीमन का ब्लड चाहिए है और अब तांजीरो उसे हराने के लिए मोटिवेट हो जाता है। रुई अपने जाल फेंक कर मारता है पर नेजुको उन जालों को पकड़ लेती है। नेजुको को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये रुई के मुंह के ऊपर नाखून मार देती है। पर तभी तांजीरो ऊपर देखता है और देखता है कि नेजुको जाल से लटकी हुई है। ये जाल इतना ज्यादा टाइट होता है कि नेजुको की पूरी बॉडी से खून आ रहा होता है, जहाँ पर भी तारे होती हैं। ये देखकर तांजीरो बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी रियू तांजीरो से कहता है जब तक नेजुको मेरी बात नहीं मानेगी मैं इसे ऐसे ही रखने वाला हूँ। तांजीरो अपनी टूटी हुई तलवार से ही रुई का गला काटने की कोशिश करता है पर बुरी तरह से फेल हो जाता है। रुई तांजीरो से कहता है मेरी बॉडी मेरे जालों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और रुई नेजुको के जालों को और भी ज्यादा टाइट कर देता है और नेजुको का और भी ज्यादा ब्लड निकलने लग जाता है। तांजीरो रुई को नेजुको को छोड़ने के लिए बोलता है छोड़ दे नेजुको को, पर रुई से बोलता है तांजीरो अब से नेजुको का बड़ा भाई, इस बात को अच्छे से समझ लो। और तभी तांजीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वाटर ब्रीथिंग का 10th फॉर्म यूज करता है जिससे कि तांजीरो के आसपास एक ड्रैगन बनने लग जाता है। रुई ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और तांजीरो उसके सारे के सारे जालों को काटते हुए आगे बढ़ने लगता है। रुई इससे बहुत ज्यादा डर जाता है और अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है जिससे कि उसके जाले और भी ज्यादा खतरनाक और तेज हो जाते हैं और तांजीरो को लगता है कि अब ये नहीं बचेगा। और तभी तांजीरो को अपना बचपन याद आने लगता है जिसमें वो नेजुको के साथ खेल रहा होता है और उसके डैड उसे देख रहे होते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें हिनोकामी पर ध्यान देना चाहिए। साल में एक बार तांजीरो के डैड आग के पास डांस करते थे। तांजीरो की मोमो से बताती हैं कि उसकी फैमिली आग का काम करती है जिसकी वजह से इसके डैड हिनोकामी की पूजा करते हैं और उसके डैड उसे बताते हैं कि ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करके
के वो पूरी रात डांस करते हैं बिना थके, और वो तांजीरो से ये भी कहते हैं कि उनके गुजर जाने के बाद तांजीरो उनकी ईयर रिंग्स को पहने और इस टेक्निक को भी सीख ले। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और तांजीरो हिनोकामी का यूज करने लगता है और उसका वाटर ड्रैगन अब लाल कलर का हो जाता है और उसकी तलवार से अब आग निकलने लग जाती है। तांजीरो रुई के सारे जालों को काटते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर अभी भी तांजीरो रुई के पास नहीं पहुंच पा रहा होता। और इस तरफ नेजुको को उसकी मॉम दिखाई देती है, जो कि नेजुको से तांजीरो की हेल्प करने के लिए बोलती है और कहती है, नेजुको अगर तुमने तांजीरो की हेल्प नहीं करी तो तुम्हारा भाई मारा जाएगा। ये सुनकर नेजुको होश में आ जाती है और नेजुको की आंखें गुस्से से लाल होती हैं और नेजुको पहली बार अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है, जिससे कि नेजुको का गिरा हुआ खून आग में बदल जाता है और रुई के चारों तरफ आग की लपटें जलने लगती हैं। इसके बाद तांजीरो रुई के पास आता है और अपनी स्वॉर्ड से बार बार रुई पर हमला करता है और लास्ट में रुई की गर्दन कट कर अलग हो जाती है। तांजीरो चिल्लाकर बोलता है, नेजुको और मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता, समझे तुम? और तांजीरो नीचे जमीन पर गिर जाता है और नेजुको भी रुई के जालों से छूटकर नीचे जमीन पर पड़ी होती है। तांजीरो सोचता है कि अब उसे इनोसुके को भी बचाना है। भाई इनोसुके को तो ये भूल ही गया। और अब तांजीरो हिम्मत करके जमीन पर रेंगता हुआ नेजुको के पास जाता है, पर तभी उसे रुई की स्मेल आने लगती है। रुई अभी मरा नहीं है भाई। तांजीरो उसकी स्मेल सुनकर बुरी तरह से डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि रुई की बॉडी और उसका सर जालों की वजह से बच चुके होते हैं। और रुई तांजीरो से कहता है, तुम्हें क्या लगा तांजीरो, तुमने मुझे मार दिया? मैंने तुम्हारे मेरे सर को काटने से पहले ही अपने सर को अलग कर लिया था। अब तांजीरो को समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए और रुई अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करके तांजीरो पर अपने जाल को फेंक देता है, जिसकी वजह से तांजीरो हद से ज्यादा घायल होने लग जाता है। पर तभी ग्यू वहाँ पर आ जाता है और अपनी तलवार से उन सारे के सारे जालों को काट देता है और ये देखकर रुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कटिंग थ्रेड रोटेशन यूज करता है और ग्यू बोलता है, वाटर ब्रीदिंग 11th फॉर्म। तांजीरो ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी तक तांजीरो को सिर्फ 10th फॉर्म तक ही पता था, पर इस ग्यू को वाटर ब्रीदिंग की 11th फॉर्म भी आती है। भाई बहुत ताकतवर है यार ये तो। और ग्यू उस टेक्निक का यूज करके रुई के सारे जालों को काट देता है और इस तरफ हम देखते हैं कि रुई की बहन अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और उसे अपना पास्ट याद आता है। रुई पहले एक नॉर्मल डीमन थी। भाई डीमन नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? और कुछ डीमन स्लेयर्स उसका पीछा कर रहे थे और ये लड़की एक घर के पास आकर गिर जाती है और इन डीमन स्लेयर्स को उस घर के ऊपर रुई दिखाई देता है और रुई उस लड़की से बोलता है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें इन सभी डीमन स्लेयर्स से बचा सकता हूँ। जिस पर ये डीमन हाँ कर देती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेस्परेट थी अपनी जान बचाने के लिए। और रुई उसे बोलता है, हमारी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। और रुई उन सभी के सभी डीमन स्लेयर्स को जान से मार देता है और रुई इस लड़की को अपने घर के अंदर लेकर जाता है। अब ये लड़की जैसे ही खून पीती है तो इसकी बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं और दर्द से चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद रुई उस डीमन के पास जाता है और उसकी स्किन को निकाल देता है और अब ये डीमन भी उसकी बाकी की फैमिली की तरह दिखने लग जाती है। और अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और तभी इस लड़की के पास शिनोबू आ जाती है और रुई की बहन शिनोबू पर हमला कर देती है। शिनोबू उसके हर एक अटैक को डॉज करके उसकी बहन को पकड़ लेती है और अब इसकी बहन डर जाती है और शिनोबू उससे पूछती है कि तुमने अभी तक कितने लोगों को मारा है और इसकी बहन 5 लोगों का नाम लेती है। पर शिनोबू से बोलती है, तुम झूठ बोलती हो, जहाँ से मैं अभी आ रही हूँ वहाँ पर बहुत सारे कोकून्स पड़े हुए थे और तुम अभी तक 80 लोगों को मार चुकी हो। तुमने मुझसे झूठ बोला, इसके लिए मैं तुम्हारी आंखें निकाल सकती हूँ। और शिनोबू अपनी तलवार से उस डीमन को बीच में से काट देती है और तभी इस डीमन की सांसें फूलने लग जाती हैं और इसकी बॉडी पर्पल होनी शुरू हो जाती है। शिनोबू उसे बताती है कि वो एक इकलौती डीमन स्लेयर है जो कि डीमंस को जहर देकर मारती है और सोचती है कि ग्यू ने अब तक तो उसे दूसरे डीमन को मार ही दिया होगा। और इस तरफ हम तांजीरो को देखते हैं जो कि नेजुको के पास पहुंचने का ट्राई करता है और रुई का सर उसकी बॉडी से कटकर अलग हो रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ग्यू रुई के कपड़ों पर आकर खड़ा हो जाता है और तभी ग्यू नेजुको को दिखता है और इसे पता चलता है कि तांजीरो से पहले मिल चुका है, जैसा कि हमने इस सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था। और इस तरफ हम देखते हैं कि शिनोबू के भेजे हुए लोग बाकी के डीमन स्लेयर्स को एंटीट्यूड दे रहे होते हैं जो कि बच गए थे और साथ ही में वो स्पाइडर डीमन को मारने के लिए जेनित्सु की भी बहुत तारीफ करते हैं। अब इसके बाद हम वापस से ग्यू और शिनोबू को देखते हैं और शिनोबू तांजीरो से कहती है, ओए तांजीरो, क्या तुझे पता है जो अभी तेरे पास है वो एक डीमन है? और तांजीरो से बोलता है, अरे नहीं, ये मेरी बहन है। और शिनोबू से बोलती है, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं इसे जहर देकर मार देती हूँ। और तभी तांजीरो नेजुको को लेकर भागने लगता है वहाँ से और ग्यू शिनोबू से भिड़ जाता है तांजीरो और उसकी बहन की प्रोटेक्शन करने के लिए। और शिनोबू ग्यू से कहती है, अरे ग्यू, ये क्या कर रहे हो तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स का पहला रूल वायलेट कर रहे हो, तुम किसी डीमन को नहीं बचा सकते। और इस तरफ तांजीरो अपने मन में सोच रहा होता है कि अब उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स से हटा दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की तांजीरो का पीछा करने लग जाती है और तांजीरो को पीछे पीठ पर मारती है और तांजीरो नेजुको को लेकर गिर जाता है। तांजीरो जल्दी से उठता है और नेजुको को भागने के लिए बोलता है। ये लड़की एक डीमन स्लेयर होती है और तांजीरो पर तेजी से मारती है। तांजीरो बेहोश हो जाता है और नेजुको वहाँ से भागना शुरू कर देती है और जैसे ही ये डीमन स्लेयर नेजुको पर हमला करती है तो नेजुको अपना साइज छोटा कर लेती है और तभी ग्यू वहाँ पर आता है और शिनोबू को पकड़ लेता है और शिनोबू ग्यू से पूछती है, तुम मुझे उस डीमन को क्यों मारने से रोक रहे हो ग्यू? और तभी काजुबाई करो वहाँ पर आ जाते हैं और पहाड़ पर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि तांजीरो और उसकी बहन को जिंदा पकड़ कर लेकर आना है। और शिनोबू के साथ जो लोग होते हैं ये तांजीरो को पकड़ लेते हैं और तांजीरो को अपने साथ लेकर चलने लगते हैं और तभी उन्हें एक पेड़ पर इनोसुके भी लटका हुआ दिखाई देता है। पहले तो ये लोग उसे डीमन समझ के डरने लग जाते हैं पर उन्हें रियलाइज होता है कि एक इंसान है और इनोसुके को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं और दूसरी ओर जेनित्सु को भी होश आ जाता है और ये पूरे तरीके से पट्टियों से लिपट रखा होता है और तभी उसे वो नई डीमन स्लेयर दिखती है और उसे याद आता है कि वही लड़की है जो उनके साथ फाइनल सिलेक्शन में पास हुई थी पहले। इस लड़की का नाम कनाउ है। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और सभी लोग पहाड़ से नीचे आने लगते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि कोई तांजीरो को आवाज दे रहा होता है, अबे उठ जा जल्दी। तांजीरो की नींद खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने कुछ लोग खड़े हैं और इन्हें हाशिराज कहा जाता है जो कि टॉप लेवल की डीमन स्लेयर्स हैं
और वहाँ पर खड़ा हुआ एक काकुशी नाम का बंदा तांजीरो को बताता है कि ये सभी लोग हाशिराज हैं और अब एक ही करके हमें इनके नाम बताए जाते हैं। इसमें से पहला है फ्लेम हाशिरा और इस बंदे का नाम है क्यूजोरू रेंगोकू, अरे गोकू। दूसरा है साउंड हाशिरा और इसका नाम है तेंगिन उजुई। तीसरी है ये लड़की लव हाशिरा मित्सुरी कानरोची। चौथा है स्टोन हाशिरा गियोमी हिमेजिमा। पांचवा मिस्ट हाशिरा और इसका नाम है मुइचिरो टोकिटो और सिक्स्थ हाशिरा है सरपेंट हाशिरा और इसका नाम है इगिरो ओबानी। सातवां वाटर हाशिरा गियोटोमियाका। आठवां इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचो। वहाँ पर खड़े सभी के सभी हाशिराज तांजीरो और नेजुको को लेकर बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि एक डीमन स्लेयर होने के बावजूद भी तांजीरो अपने साथ एक डीमन को लेकर घूम रहा है। तांजीरो जमीन पर पड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा होता है और शिनोबु तांजीरो से कहती है कि वो भी डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में है और ये लोग नेजुको को मारने की बात कर रहे होते हैं। लेकिन मित्सुरी को तांजीरो और नेजुको पर दया आ जाती है। भाई कितनी क्यूट है ये। और ये सरपेंट हाशिरा बोलता है भाई क्या करना है इस तांजीरो का। और तांजीरो सोचता है कि उसको और नेजुको को बचाने के चक्कर में अब गियोटोमियाका भी खतरे में आ चुका है और शिनोबु तांजीरो से उसकी स्टोरी के बारे में पूछती है और तांजीरो से बताता है कि नेजुको उसकी बहन है। एक दिन ये बाहर गया हुआ था और डीमंस ने इसकी फैमिली पर अटैक करके इसके सभी के सभी फैमिली मेंबर्स को मार डाला और नेजुको भी एक डीमन बन चुकी थी। पर मेरा यकीन करना नेजुको ने अभी तक किसी भी इंसान को नहीं खाया और तांजीरो की इस बात पर कोई भी हाशिरा यकीन नहीं करता कि आखिर डीमन बिना इंसानों को खाए कैसे जिंदा रह सकता है। अभी तक ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। मित्सुरी बोलती है मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, शायद मास्टर को इन सब के बारे में पता होगा, हमें उनके आने का इंतजार करना चाहिए। और तभी यहाँ पर एक और हाशिरा आ जाता है। इसकी पूरी की पूरी बॉडी पर निशान बने होते हैं और ये एक विंड हाशिरा है और इसके हाथ में नेजुको का बॉक्स होता है और तभी ये बंदा अपनी स्वॉर्ड को नेजुको के बॉक्स के आर पार कर देता है। ये देखकर तांजीरो हैरान रह जाता है और तभी यहाँ पर एक दो जुड़वा बहनें आ जाती हैं। ये वही लड़कियां हैं फाइनल सिलेक्शन वाली, जैसा कि हमने इसकी सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था और इन्हें बताती हैं कि मास्टर आ चुके हैं और तांजीरो उस मास्टर को पहली बार देखता है। ये मास्टर अपनी आंखों से देख नहीं सकता और इसका चेहरा भी आधा जला होता है। तांजीरो देखता है कि सभी के सभी हाशिराज मास्टर के सामने सर झुकाकर खड़े हैं और मास्टर बोलते हैं हमें तांजीरो और नेजुको को एक्सेप्ट करना हो। ये सुनकर सभी हाशिराज चौंक जाते हैं कि भाई पगला गया ये डीमन है, ये इसको बचा रहा है, ऐसे कैसे हम इनको एक्सेप्ट कर ले। और मास्टर उन्हें एक लेटर पढ़कर बताता है। ये लेटर शकुंजी ने भेजा होता है तांजीरो के पहले मास्टर ने और इसमें लिखा होता है नेजुको ने अभी तक किसी भी इंसान को नहीं खाया और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि तांजीरो पहला ऐसा इंसान है जिसने मूजान को देखा है फेस टू फेस और सभी लोग मूजान के बारे में पूछने लग जाते हैं तांजीरो से, लेकिन मास्टर उन सभी को चुप करा देता है। लेकिन इस विंड वाले हाशिरा को इस बंदे का नाम सानाने है। ये अपना थोड़ा सा ब्लड काटता है और नेजुको के बॉक्स के ऊपर गिराता है और नेजुको को उसे खाने के लिए ललचाने की कोशिश करता है, लेकिन नेजुको खुद को पूरा कंट्रोल करती है और बाहर नहीं आती बॉक्स में से। इसके बाद ये बंदा नेजुको के बॉक्स को मास्टर के घर के अंदर लेकर जाता है क्योंकि धूप में डीमंस बाहर नहीं आ सकते और तभी नेजुको बाहर आ जाती है और तभी उसे तांजीरो की आवाज सुनाई देती है और सोचती है कि तांजीरो इसका भाई है। ये दोनों हमेशा से ही एक साथ रहे हैं। इंसान कोई खाने की चीज नहीं है और हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और नेजुको को सानाने से अपना मुंह फेर लेती है और उसको नहीं खाती। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि भाई एक डीमन होकर भी इसको कैसे नहीं खा रही, ये कैसे हो सकता है। मास्टर ये देखकर अपना फैसला सबको बताते हैं और कहते हैं कि नेजुको और तांजीरो दोनों साथ में रहेंगे। ये सुनकर तांजीरो अपना सर मास्टर के आगे झुका लेता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। तांजीरो को ऐसा फील होता है कि इस मास्टर की आवाज बहुत सुकून भरी है और मास्टर तांजीरो से बोलते हैं तुम्हें 12 कुजुकीस को मारने के लिए बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तांजीरो। और तांजीरो बोलता है सर आप चिंता मत कीजिए, मैं मूजान को अपने हाथों से मारूंगा। और मास्टर उन दोनों निकम्मों को भी बहुत ज्यादा सुनाते हैं कि भाई ये कैसा तरीका है, तुम ऐसे ट्रीट करोगे अपने गेस्ट को। और इसको डांट पड़ता हुआ देख नेजुको को भी गुस्सा आ रहा होता है इस पर और इसे अजीब नजरों से देख रही होती है। और शिनोबु मास्टर से पूछती है कि क्या वो तांजीरो की हेल्प कर सकती है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने में और मास्टर उसे हाँ कर देते हैं। इसके बाद शिनोबु नेजुको और तांजीरो को बटरफ्लाई मेंशन में लेकर जाने की बात करती है और तभी गुइचिरो तांजीरो के सिर पर एक पत्थर मारता है जिसमें इतनी ज्यादा पावर होती है कि तांजीरो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद शिनोबु के चेले तांजीरो और नेजुको को बटरफ्लाई मेंशन में लेकर जाने लगते हैं। इसके बाद ये लोग मेंशन के अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि जेनित्सु एक बेड के ऊपर लेटा होता है और जेनित्सु कड़वी दवाई ना खाने के लिए रो रहा होता है। और तभी तांजीरो वहां पर आता है और इसे देखकर जेनित्सु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तांजीरो तुम आ गए तांजीरो। और जेनित्सु के बगल वाले बेड पर इनोसुके भी लेटा होता है पर इनोसुके बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता और जेनित्सु से बताता है कि पहाड़ पर इनोसुके के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है। इसके बाद तांजीरो नेजुको को एक कमरे के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं होती और इस तरफ हम देखते हैं कि हाशिराज और उस मास्टर की मीटिंग चल रही होती है और ये सभी लोग एक नए डीमन स्लेयर की बात कर रहे होते हैं जो कि तांजीरो है और बोलते हैं कि तांजीरो स्ट्रॉन्ग है और उसने 12 कुजुकीस का सामना भी किया है। और इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और मास्टर अपने कमरे में आ जाते हैं और मास्टर मन में कहते हैं मूजान हम सभी लोग मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगे। और अब इसके बाद देखते हैं हम कि ये जेनित्सु फिर से कड़वी दवाई ना पीने के लिए रो रहा होता है। भाई कितना बड़ा रोतड़ू है ये, जिस पर की हेड केयर टेकर जेनित्सु पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। चुपचाप खा ले ठीक है ना, पढ़ेंगे भी तेरे। अब तांजीरो को ये सेम दवाई दी जाती है और तांजीरो उस दवाई को बहुत आराम से खा लेता है जिस पर जेनित्सु सोचता है भाई ये पक्का ऐसे कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं और मैं कोई कड़वी दवाई या गलत बात है। और तभी मुराटा जो कि वही डीमन स्लेयर है जो उन्हें उस पहाड़ी पर मिला था वो वहाँ पर आ जाता है और इनसे बात करने लगता है और इन्हें बताता है कि इसने चुपके से हाशिराज की मीटिंग को देखा था और वो लोग बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। और तभी शिनोबु वहाँ पर आ जाती है उसके पीछे और उसे देखकर इसकी फट जाती है और वहाँ से भाग जाता है। शिनोबु उन तीनों को बताती है कि कल से उनकी रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और तांजीरो और इनोसुके दोनों ट्रेनिंग पर चले जाते हैं और जेनित्सु उनके वापस आने का वेट कर रहा होता है। अब जब ये दोनों वापस आते हैं तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है जिसे देखकर जेनित्सु डर जाता है, भाई मैं नहीं कर सकता ये। अब ये तीनों के तीनों अगले दिन ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और शिनोबु वहाँ पर होती है और इन्हें बताती है कि इसके तीनों की तीनों ये जो चेली लड़कियां हैं ये तीनों की स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगी और इसके बाद इन्हें कनाओ के साथ एक
एक मैच खेलना पड़ेगा और लास्ट में ये लोग आउरी के साथ फाइट करेंगे, जिसे सुनकर इन तीनों के चेहरे लटक जाते हैं और जेनित्सु तो बेचारा बौखला ही जाता है और जेनित्सु तांजिरो और इनोसुके को घसीट कर बाहर लेकर जाने लगता है और इसके बाद उन दोनों को पीटते हुए बोलता है, तुम दोनों लड़कियों से मसाज करा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? है ये सब कर रहे आए हो तुम यहाँ पे और तुम्हें बात ही करनी आती है लड़कियों से, ऐसे बात करते हैं। और इसके बाद ये इन दोनों को उस कमरे के अंदर लेकर जाता है और इसकी सिंपिंग शुरू हो जाती है। हेलो, मेरा नाम जेनित्सु है, तुम्हारा नाम क्या है? बोलो बोलो। और जेनित्सु खुशी खुशी से उन लड़कियों से मसाज करवाने लग जाता है। भाई जेनित्सु को बस लड़कियों से मतलब है, इससे कोई लेना देना नहीं है किसी से। पर अगले राउंड में ये जेनित्सु आउरी से हार जाता है, कुड़ी से हार गया भाई, ये क्या बंदा है यार ये। और अगले राउंड में भी ये बंदा कनाउ से हार जाता है और अब इनोसुके और जेनित्सु ट्रेनिंग पर आना ही बंद कर देते हैं क्योंकि ये उस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पा रहे थे और तांजिरो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके घर वापस जा रहा होता है। और तभी शिनोबु की ये चेली लड़कियां तांजिरो को पसीना पोंछने के लिए एक रुमाल देती हैं और ये तीनों तांजिरो से पूछती है कि क्या तुम भी पूरा दिन टोटल ब्रीदिंग कंसंट्रेशन का यूज कर सकते हो, जिस पर तांजिरो ने बताता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और तभी तांजिरो अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है। शिनोबु की स्टूडेंट्स तांजिरो को बताते हैं कि शिनोबु मट्टी के पॉट्स के साथ ट्रेनिंग करती है और तांजिरो भी वैसी ही ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। तांजिरो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है और कुछ दिनों के बाद तांजिरो को ऐसा लगने लग जाता है कि वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एक दिन तांजिरो छत के ऊपर बैठकर अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी शिनोबु वहाँ पर आ जाती है और तांजिरो से कहती है कि उसे अच्छा लगता है कि नेज़ुको के बहाने ही डीमंस और इंसान एक साथ रह सकते हैं। तांजिरो को शिनोबु से गुस्से की स्मेल आती है और शिनोबु तांजिरो से कहती है कि उसे डीमन से बहुत ज्यादा नफरत है। एक डीमन की वजह से ही उसकी बड़ी बहन की मौत हुई थी। उसकी बड़ी बहन को डीमंस पर दया आती थी पर शिनोबु ऐसी नहीं थी और शिनोबु वहाँ से चली जाती है और तांजिरो अपनी ट्रेनिंग को चालू रखता है। अब अगले दिन तांजिरो शिनोबु के स्टूडेंट्स के पास जाता है और उन्हें ट्रेनिंग में उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है और तांजिरो इन तीनों को बोलता है कि ये अब ट्रेनिंग करने वाला है टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग की और जब भी सोने लगे तो ये तीनों इसे उठा दे। और अब इसके बाद जब भी तांजिरो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को छोड़कर खराटे लेने लगता है तो तभी ये शिनोबु की स्टूडेंट्स इसे खूब पीटने लग जाते हैं रात को सोते वक्त भी। और इसकी ये हरकतें इनोसुके और जेनित्सु रोज देखते हैं और तांजिरो अब ट्रेनिंग कर करके धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था और कनाओ को हराने के भी बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया। इसके बाद जेनित्सु सोचता है कि वो तांजिरो की तरह क्यों नहीं है, भाई सिंपिंग तो करता रहता है ये है, तांजिरो जैसा बनना है इसको, और अपनी कड़वी दवाई को पी लेता है। और इनोसुके भी तांजिरो को इतने जोश के साथ ट्रेनिंग करते हुए मोटिवेटेड हो जाता है और बोलता है बहुत हो गया, अब मैं भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और जेनित्सु को ट्रेनिंग पर चलने के लिए बोलता है। अब इसके बाद ये दोनों शिनोबु के पास जाते हैं और शिनोबु ने टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग के बारे में बताती है और जब ये लोग ट्राई करते हैं तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर ही बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद शिनोबु जेनित्सु के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के बहुत प्यार से ट्रेनिंग के लिए बोलती है, जेनित्सु क्या तुम ट्रेनिंग नहीं करने वाले प्लीज? और ये सुनकर जेनित्सु पिघल जाता है और फटाफट अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। शिनोबु कनाओ को भी उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए बोलती है। कनाओ के हाथ में एक सिक्का होता है, वो उस सिक्के को उछालती है। इसके बाद हमें कनाओ का पास्ट दिखाई देता है। कनाओ के फादर बहुत ज्यादा गरीब थे और अपने बच्चों को कुछ भी खाना वगैरह नहीं दे पाते थे। एक दिन कनाओ के फादर उसे बेचने के लिए जाते हैं और तभी उसे शिनोबु और उसके फादर दिखाई देते हैं और ये दोनों कनाओ के फादर को ऐसा करने के लिए मना कर देती है। और कनाओ के फादर उन दोनों से कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें इसकी इतनी ही चिंता है तो तुम दोनों इसे क्यों नहीं खरीद लेती? शिनोबु और शिनोबु की बहन उसके फादर के मुंह पर बहुत सारे पैसे फेंक कर मारती है और कनाओ को अपने साथ ले जाती है। उस दिन के बाद से कनाओ शिनोबु और उसकी बहन के साथ ही रहती है पर बचपन में पड़े हुए ट्रॉमा की वजह से कनाओ कुछ भी नहीं बोलती और शिनोबु की बहन ने ही उसे ये सिक्का दिया था जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा और इस सिक्के की हेल्प से ही कनाओ अपने सारे के सारे डिसीजंस ले लेती है। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और कनाओ एक सिक्का उछालकर डिसीजन लेती है कि उसे तांजिरो और बाकी सबसे दोस्ती करनी चाहिए या फिर नहीं। इसके बाद तांजिरो का काजुबाई करो वहाँ पर आ जाता है और तांजिरो को उसकी नई स्वॉर्ड के बारे में बताता है क्योंकि तांजिरो की पुरानी वाली जो तलवार थी वो रुई से फाइट करने की वजह से टूट गई थी। और तब ये बंदा ये अजीब से मास्क वाला जिससे हमने पहले पार्ट में देखा था ये फिर से आ जाता है और तांजिरो की स्वॉर्ड दिखाता है उसे। इसके बाद इनोसुके को भी उसकी 2 तलवारें मिलती हैं और इनोसुके एक पत्थर से उन तलवारों में छेद कर देता है और उसे पहले की तरह ये अजीब से डिजाइन वाला बना देता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि ये तांजिरो सोते वक्त भी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का यूज कर रहा होता है और अब ये कुनाओ को भी पकड़ने में कामयाब हो जाता है और अब धीरे धीरे तांजिरो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और तांजिरो उसे उन सभी गेम्स में हराने लग जाता है और तांजिरो के देखा देखी में जेनित्सु और इनोसुके भी कड़ी ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और तांजिरो शिनोबु के पास अपने फाइनल चेकअप के लिए जाता है और शिनोबु से बोलती है, ठीक है तांजिरो अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। इसके बाद तांजिरो शिनोबु से हिनोकामी कागुरा के बारे में पूछता है पर शिनोबु को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता और शिनोबु से कहती है कि उसे ये चीज फ्लेम हाशिरा रेनगोकू से पूछनी चाहिए। अब इसके बाद तांजिरो नेजुको के रूम में जाता है और देखता है कि नेजुको अभी भी सो रही होती है। तांजिरो बोलता है, नेजुको तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे बड़े से बड़े डीमन से लड़ना होगा, मैं जरूर लड़ूंगा पर क्या मैं ये कर पाऊंगा? और तभी तांजिरो को नेजुको की आवाज आती है जो कि उसे बोलती है, जी भैया आप ही कर लोगी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पर तांजिरो देखता है कि नेजुको सो रही होती है। अब इसके बाद हम एक डीमन को देखते हैं जो कि एक ट्रेन के अंदर ट्रेन में मौजूद सभी के सभी डीमंस को खा रहा होता है और इस सीरीज का चौथा पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।